तो वेरी गुड आफ्टरनून ऑल, वेलकम टू पीएससी इंस्टीट्यूट। तो हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर। तो हम लोगों ने पिछले सेशन में बंगाल के विभाजन के बारे में देखा था, पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में देखा था। आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, जो 1909, 1919, 1935 के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बने थे, उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। होम रूल लीग से रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे टॉपिक्स है जिनको आज हम लोग देखने वाले हैं। आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आज का सेशन आपने अटेंड किया या आपने आज ध्यान से समझ लिया एक एक स्टेटमेंट को, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी, आपके जितने भी 3 एक्ट इंपॉर्टेंट हैं वो भी कवर हो जाएंगे, और होम लीग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो भी कवर हो जाएंगे। इसलिए ध्यान से समझना आज के क्वेश्चंस को। ठीक है, स्टेटमेंट वाले हैं सारे के सारे। तो पहले स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। सिंपल सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इन द ब्रिटिश इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ब्रिटिश भारत में संप्रदाय प्रतिनिधित्व के लिए प्रदान किया गया था? संप्रदाय प्रतिनिधित्व का मतलब समझ सकते हो, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी। कल मैंने इस चीज के बारे में आपको समझाया था। ठीक है, तो ये जो बोल सकते हैं कि अधिनियम था, ये किस टाइम पे हमको देखने को मिला था, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट अलग से बना के दी गई थी? ठीक है, तो हमारे जो मॉन्टे मिर्लो, जो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स 1909 है, उसमें क्या हुआ था, सेपरेट इलेक्टोरेट हमको बना के दे दी गई थी। अब इसका मतलब क्या है, अब देखो क्रोनोलॉजी समझना। यहाँ पे सबसे पहली चीज हम लोगों ने देखा था कि स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ। स्वदेशी मूवमेंट में ज्यादातर हमने देखा था कि जो मुस्लिम लोग थे उनने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, नहीं किया था ना। फिर इसके बाद उन लोगों को इनसिक्योरिटी पैदा हुई, इनसिक्योरिटी होने लगी, उन लोगों को ऐसा लगने लगा कि कांग्रेस जो है वो हिंदुओं का साथ देगी और मुस्लिमों का सुनने के लिए कोई भी एसोसिएशन नहीं है। इसलिए एक नई एसोसिएशन बनी थी जिसको हमने देखा था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ठीक है, हम लोगों ने देखा था 1906 में कौन सी लीग बनी थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी थी। अब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनने का रीजन क्या था, इसके जो आगा खान थे, ये इसके जो प्रेसिडेंट थे आगा खान, वो किससे मिलने के लिए गए थे? मिंटो से मिलने के लिए गए थे। किससे मिलने के लिए गए थे? ठीक है, तो मिंटो ने और आगा खान के बीच में एक डिस्कशन हुआ था, या मतलब बाद में डिस्कशन, या बोल सकते कि एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में क्या बोला गया, आगा खान से ये बोला गया कि तुम अपने जो मुस्लिम लोग हैं उनका क्या करे, चुनाव करो, या एक तरीके से जो इलेक्शन हो रहे हैं उनमें अपने मुस्लिम लीडरों को खड़ा करो। ठीक है, अब उसने आगा खान ने बोला कि ठीक है, हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने के लिए खड़ा तो कर देंगे, पर हमको वोट कौन देगा? तो मिंटो ने उस टाइम पे आश्वासन दिया था कि आप अपने कैंडिडेट को खड़ा करो, बाकी का जो इलेक्शन में जो वोट देने की बात है ना, कौन वोट देगा कौन नहीं देगा, आप कैसे जीतोगे ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आश्वासन किसने दिया था? मिंटो ने दिया था। तो उसके 3 साल के बाद मिंटो ने मॉर्ले, बोल सकते हैं मिंटो मॉर्ले जो सुधार था उसमें एक अलग से बोल सकते हैं मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट बना के दे दी थी। क्या बना के दे दी थी? सेपरेट इलेक्टोरेट बना के दे दी थी। अब इसका मतलब समझो, देखो ये वाला कोई एरिया है, ठीक है, इसमें 10 लोग रहते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल है, ध्यान से समझना। 10 लोग रहते हैं, वो वाले एरिया में एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में 10 लोग रहते हैं। उस क्षेत्र में से मान के चलो कि 7 लोग जो है वो क्या है, मुस्लिम है। ठीक है, 2 लोग जो है वो क्या है, हिंदू है, और एक कोई क्रिश्चियन है। इतना मान लेते कि 3 धर्म के लोग एक क्षेत्र में रह रहे हैं। पर अगर इस क्षेत्र की बात करो तो इस क्षेत्र में मेजोरिटी कौन सा धर्म है? मुस्लिम धर्म है। अगर उन्होंने मॉन्टे मिर्लो रिफॉर्म में इतना याद रखना, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की थी ना, तो सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या है कि इस क्षेत्र से अब कौन खड़ा होगा? मेजोरिटी किसकी है? मुस्लिम की है। तो कौन यहां से लीडरशिप के लिए कौन मतलब कौन लीडर खड़ा होगा? एक मुस्लिम लीडर खड़ा होगा। कौन सा लीडर खड़ा होगा? मुस्लिम लीडर खड़ा होगा। अब मतलब वो बोल सकते हैं कि यहाँ पे भी दिक्कत हो, अब मुस्लिम लीडर को इलेक्ट कौन करेगा? तो उसमें भी उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा के रखी थी कि अगर मुस्लिम लीडर इलेक्ट हो रहा है तो मुस्लिम लीडर को वोट करने का भी हक किसको है? जो वहां के 7 मुस्लिम लोग हैं वही लोग उनके मुस्लिम लीडर को क्या कर सकते हैं? वोट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो इस तरीके का रिफॉर्म जो है 1909 में जो मॉन्टे मिर्लो रिफॉर्म है उसमें हमको देखने को मिलता है, जिसको हम संप्रदाय प्रतिनिधित्व के नाम से जानते हैं या सेपरेट इलेक्टोरेट के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ? थोड़ी सी चीज समझ में आई? उन लोगों ने क्या करा था कि एक क्षेत्र की बात कर दी थी कि अब क्षेत्र में अलग इलेक्शन होंगे,
तो इलेक्शन के लिए कैंडिडेट का खड़ा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कैंडिडेट कौन सा होगा उस क्षेत्र से, अगर मेजोरिटी किसकी है, मुस्लिम की है, तो कैंडिडेट भी कौन सा खड़ा होगा वहां पे, मुस्लिम ही खड़ा होगा। और उसको वोट भी कौन देगा, तो जो मुस्लिम लोग वहां पे प्रेजेंट है ना, वही लोग क्या करेंगे, उस कैंडिडेट को इलेक्ट करेंगे। ये बाकी के जो हिंदू और क्रिश्चियन लोग हैं वो उनको वोट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरीके का आश्वासन उसने 1906 में दिया था, और 1909 के जो रिफॉर्म है, सुधार है, उसमें ये चीज हमको देखने को भी मिली थी। ठीक है, जिसको हम लोग सेपरेट इलेक्टोरेट के नाम से भी जानते हैं, या बोल सकते हैं कि हमने संप्रदाय प्रतिनिधित्व के नाम से जानते हैं, या कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मुस्लिम लोगों को मिलता था 1909 में अकेला। क्लियर हो गया। तो इसलिए एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो मुस्लिम लोग हैं, या मुस्लिम लीडर्स हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ सके इंडिया की, मतलब बोल सकते मतलब इंडियन काउंसिल में, इसलिए ये एक तरीके का सुधार किया गया था। ठीक है, इतनी चीज याद रखना। क्लियर हो गया। तो हम बोल सकते हैं संप्रदाय प्रतिनिधित्व या कम्युनल रिप्रेजेंटेशन किस एक्ट में पास हुआ था, तो 1909 के मिंटो मॉर्ले सुधार में हमको देखने को मिलता है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो क्या नाम है इसका, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म को या मिंटो मॉर्ले सुधार को एक और नाम से जाना जाता है। किस एक्ट के नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 बोल लो या मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म 1909 बोल लो, वो एक ही बात है। ठीक है, दोनों एक ही चीज के नाम है। क्लियर हो गया। तो यहां पे याद रखना कि मॉन्टेमिलो रिफॉर्म को दूसरे नाम से किससे जाना जाता है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जिसमें एक सेपरेट इलेक्टोरेट या कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात हुई थी। नेक्स्ट देखो, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म empowered the viceroy to nominate one Indian member to his executive council, who was the first Indian to join the viceroy executive council. ठीक है, मॉन्टेमिलो सुधार में वॉइसरॉय को अपने कार्यकारी परिषद में एक भारतीय सदस्य को नियमित करने की अधिकार दिया गया था। वॉइसरॉय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझ लो, पहले क्या होता था, अगर हम लोग देखें तो आज के टाइम पे पीएम है, पीएम को अगर कोई डिसीजन लेने होते तो जहां पे कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में जानते हो, कैबिनेट मीटिंग होती है, उस कैबिनेट मीटिंग्स में जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स रहते हैं वही भाग लेते हैं ना। तो उस टाइम पे भी क्या होता था, जो वॉइस रॉय होता था, उस वॉइस रॉय की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी, एक परिषद हुआ करती थी, कि कोई भी अगर डिसीजन है तो वो परिषद से मिलकर लेता था। ठीक है, तो वॉइस रॉय जो रहता था, उस वॉइस रॉय की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी। ठीक है, क्या होती थी, हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी। उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने लोग रहा करते थे, 6 लोग रहा करते थे। कितने लोग रहा करते थे, और बोल सकते कि हमारे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में पहली बार उन 6 लोगों में से एक इंसान क्या हो सकता है, इंडियन हो सकता है। तो ये सुधार किया गया था उसमें। पहले जो 6 लोग रहा करते थे उस मतलब वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, जो वॉइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 लोग रहते थे, वो सारे के सारे ब्रिटिशर्स हुआ करते थे। पर 1909 के सुधार में क्या किया गया, उन 6 रिफॉर्मर मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 मेंबर में से एक मेंबर को क्या होना पड़ेगा, इंडियन होना पड़ेगा। तो ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, 5 ब्रिटिशर्स रहेंगे और एक कौन रहेगा, इंडियन रहेगा। तो सबसे पहली बार इंडिया से कौन सा इंसान एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए इलेक्ट हुआ था, उनका नाम बताना है हमको। ठीक है, तो कौन थे वो, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा या एसपी सिन्हा के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, और उनको कौन सा पोर्टफोलियो मिला था, लॉ डिपार्टमेंट मिला था। ठीक है, लॉ से रिलेटेड लॉ वाला जो पोर्टफोलियो था वो किसको मिला गया था, एसपी सिन्हा को मिला था। तो ये याद रखना कि वॉइस रॉय क्या करता था, अपनी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाता था या कार्यकारी परिषद रहती थी। उस परिषद में कितने लोग रहा करते थे, 6 लोग रहा करते थे। 1909 से पहले वो 6 लोग कौन होते थे, सारे के सारे ब्रिटिशर्स हुआ करते थे। पर 1909 के बाद में उसमें क्या सुधार कर दिया गया कि जो 6 लोग हैं, 6 में से अब एक को क्या होना पड़ेगा, इंडियन होना पड़ेगा। तो पहले इंडियन कौन थे जो कि इलेक्ट हुए थे, जिसको नॉमिनेट किया गया था, तो वो एसपी सिन्हा थे। ठीक है, बाकी के लोगों का भी याद रख लो। सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे, जो हमारी पहली 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इंटरिम प्रेसिडेंट कौन थे, यही थे। ठीक है, उस टाइम पे क्या होता था, जो बोल सकते जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी हुई थी, तो उस टाइम पे कोई इलेक्शन नहीं हुआ करते थे। उसमें इलेक्शन की जगह क्या होता था, उसमें जो सबसे मतलब बोल सकते एल्डर इंसान होता था ना, या एल्डर मेंबर होता था, उसको प्रेसिडेंट बना दिया जाता था। तो जब एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी थी, तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल वो हमारी मतलब
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी थी तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सबसे पहले इंटरिम प्रेसिडेंट कौन थे हमारे, तो सच्चानंद सिन्हा थे, ठीक है। फिर इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो इलेक्शन के बाद ये इंटरिम प्रेसिडेंट थे, इलेक्ट होने के बाद जब चुनाव हुआ तो चुनाव में एक्चुअल प्रेसिडेंट कौन बना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिले। और बी आर अम्बेडकर को हम लोग जानते हैं, हमारी बोल सकते हैं जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन थे, तो इन सबको भी याद रखना, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इनको भी याद रख लेना। एसपी सिन्हा जो थे पहले वॉइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पहले इंडियन मेंबर थे। सच्चानंद सिन्हा जो थे फर्स्ट इंटरिम प्रेसिडेंट थे, कहाँ के, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो 1946 में बनी थी। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 1946 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और बी आर अम्बेडकर को हम लोग जानते हैं हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या थे, वो चेयरमैन थे। तो ये सारी की सारी चीजें। नेक्स्ट देखो, Which of the following statement regarding मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म is not correct? तो मॉन्टे मिर्लो रिफॉर्म से रिलेटेड कौन सा कथन गलत है, ठीक है, सत्य नहीं है। पहला देखो, it retained official majority in the central legislative council but allowed the provincial legislative council to have non-official majority, ठीक है। It introduced a system of communal representation for Muslim for accepting the concept, या it granted a franchise to limited number of people on the basis of property, tax and वो education। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, बताओ सभी। ठीक है, तो एक आंसर आ गया। अब देखो यहाँ पे पहले क्या बोल के रखे, इससे केंद्रीय विधान परिषद में आधिकारिक बहुमत बराबर रखा लेकिन प्रांतीय विवाद परिषद में गैर सरकारी अनुमति मतलब गैर बहुमत की अनुमति दी गई। तो ये पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा, सही है। तो सेंट्रल में बोल सकते हैं बहुमत रखी गई थी, पर प्रांतों में या प्रोविंसेस में हमको क्या देखने को मिला था, गैर सरकारी बहुमत देखने को मिली थी। तो ये पहला स्टेटमेंट क्या है, मॉन्टे मिर्लो से रिलेटेड सही है। दूसरा क्या बोल के रखा, इसे बोल सकते हैं हमारे पार्थिक निर्वंश मंडल की अवधारणा को स्वीकार कर मुसलमानों के लिए संप्रदाय प्रतिनिधित्व का एक प्रणाली शुरू की थी। तो हमने देखा था कि कम्युनल मतलब रिप्रेजेंटेशन देना स्टार्ट कर दिया था, एक सेपरेट इलेक्टोरेट बनाई थी, किसके लिए बनाई थी, मुस्लिम लोगों के लिए बनाई थी। तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या हो गया, सही हो गया। अब तीसरा क्या बोल के रखा कि उसे संपत्ति का कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मत अधिकार प्रदान किया गया था। तो ये स्टेटमेंट था क्या, नहीं था। उसमें ये वाली चीज कोई भी रिफॉर्म नहीं बताई रखी थी कि कोई भी संपत्ति कर और शिक्षा के आधार पर ये चीज ग्रांटेड हो। ये वाला स्टेटमेंट क्या है हमारा, गलत है। बाकी के दो स्टेटमेंट क्या है हमारे, सही है। हमने देखा भी कि सेपरेट इलेक्टोरेट बना के दिया था, संप्रदाय मतलब प्रतिनिधित्व का जो हमको देखने को मिला था, ये किस एक्ट में देखने को मिला था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, या जिसको हम लोग मॉडले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कंसीडर द फॉलोइंग, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 से संबंधित निम्नलिखित कथनों का विचार करें। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो सही स्टेटमेंट को हम लोग चुनना है। ठीक है, तो पहला क्या बोल रहे हैं, इस अधिनियम से विधान परिषद के सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने और बजट पे प्रस्ताव पेश करने का भी अधिकार मिला था। तो पहले जो भी बजट पेश हुआ जाता था या कोई भी जो क्वेश्चन है, इंडिया के लोग मतलब ब्रिटिश मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल से नहीं पूछ सकते थे। पर 1909 के बाद में जब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक इंडियन मेंबर के एडिशन हुआ, तो जब इंडियन मेंबर उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बैठा है तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता। तो वो चीज याद रखना, 1909 में अगर इंडिया का एक इंसान उसमें बैठा है काउंसिल में, तब उसके पास भी हक है, क्वेश्चन पूछने का भी हक है, और बजट से रिलेटेड जो भी प्रस्ताव है उनको भी पेश करने का क्या है उसके पास अधिकार है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, तो याद रखना कि जब तक एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कोई इंसान इंडिया का नहीं बैठा था, जब तक हमारे पास कोई हक नहीं था क्वेश्चन पूछने का, या बजट पेश हो रहा है उस पर क्वेश्चन पूछने का। पर जब इंसान बैठा है वहां पे तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है ना, जो भी पेश हो रहा है बजट उसका भी पेश करने का उसके पास क्या है, अधिकार है।
तो दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इट दिस एक्ट लीगलाइज कम्युनिज्म बाय गिविंग अ सेपरेट इलेक्टोरेट टू मुस्लिम। तो अभी हम लोग देखते आ रहे हैं 3 क्वेश्चन से कि 1909 के मिंटो मॉर्ले सुधार में मुस्लिम लोगों को क्या मिल गई थी, एक सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है हमारा, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए हमारे, ठीक है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आज के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस से सारी की सारी चीजें लिंक करती है। अगर इन क्वेश्चंस को भी ध्यान से पढ़ लोगे तो सारे के सारे रिफॉर्म्स में जो जो चीजें लिखी है ना वो भी क्लियर हो जाएंगी, और कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। अभी हमने देखा 1909 का जो रिफॉर्म था, 1909 का जो हमारा एक्ट था उसको किसके नाम से जाना जाता था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाना जाता था। तो उन्होंने पूछा कि इनमें से बाकी के, मतलब ये वाला तो हमारा कैंसिल ही हो गया, ठीक है, तो बाकी के जो ये 3 एक्ट बचे हैं उनमें से किसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 1909 का हम लोगों ने देखा था कि मॉन्टेमिलो के नाम से जाना जाता है। तो 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो किसके नाम से जाना जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। अब ये है क्या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, कैसे पता लगाओगे, दो नाम जो लग रहे हैं कि एक ही नाम है ये। मॉन्टेमिलो भी हम लोगों ने देखा, तो मॉन्टेमिलो भी 2 अलग अलग नाम थे या एक ही नाम था, अब पता कैसे लगाओगे, हाँ तो कैसे पता लगाओगे, पहला कौन सा वॉइसरॉय है, कौन सा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। जो पहला वर्ड जुड़ा रहता है ना किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का, तो वो पहला इंसान क्या होता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है, ठीक है, वहां का सचिव होता है। और वहीं के बाद जो बाद में नाम जुड़ा रहता है वो कौन होता है, हमारा वॉइसरॉय होता है, ठीक है, क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही प्रस्ताव रखता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही डिस्कशन होता है ना, इन्हीं के हिसाब से सुधार लाके रखते हैं। तो सुधार का प्रस्ताव कौन रखता है, सुधार की जो चीजें हैं लिखता कौन है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही तो लिखेगा, और उसको मान्यता कौन देगा, वॉइसरॉय उसकी मान्यता दे देगा। तो लिखा किसने था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने, और जो बाद वाला नाम रहता है वो वॉइसरॉय के साथ जुड़ा रहता है। तो वैसे ही हम लोग मॉन्टेग्यू की बात करें तो मॉन्टेग्यू क्या था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, और चेम्सफोर्ड कौन था, वॉइसरॉय था, ठीक है। तो ये दोनों एक्ट याद रखना, 1909 का है उसको मॉर्ले मिंटो बोलते हैं, और 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को किस नाम से जाना जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है, बताओ। अब देखो, जो क्वेश्चंस में मेरे को लग रहा था आप लोगों को डाउट आएगा वो चीज रही है आप लोगों की। अब आप ज्यादा से ज्यादा लोग क्या बोल रहे हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम सिख एंड एंग्लो इंडियन फॉर इलेक्शन टू द सेंट्रल काउंसिल वॉज प्रोवाइडेड फॉर। तो केंद्रीय परिषद में चुनाव के लिए मुसलमानों, सिखों, एंग्लो इंडियंस के लिए अलग चुनाव क्षेत्र प्रदान किया गया था। अब ये चीज याद रखना कि 1909 का जो गवर्नमेंट मतलब बोल से इंडियन काउंसिल एक्ट था उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट किसको दिया गया था, अकेले मुसलमानों को दिया गया था, अकेला मुस्लिम लोगों को दिया गया था। मुस्लिम लोगों के साथ सिख लोगों को, बोल सकते हैं कि हमारे जो एंग्लो इंडियंस है इनको किस एक्ट में जोड़ा गया था, 1919 वाले एक्ट में जोड़ा गया था। क्लियर हो गया। तो अलग से जो हम बोल सकते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो 1909 में मॉन्टे मिल्लो रिफॉर्म में सिर्फ मुसलमानों को मिली थी या मुस्लिम लोगों को मिली थी। मुस्लिमों के साथ में सिख को और एंग्लो इंडियंस में ये मान्यता किस एक्ट में हमको देखने को मिली थी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में देखने को मिली थी, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में देखने को मिली थी।
ठीक है, तो इनमें से हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला वाला स्टेटमेंट सही है। हमने देखा था कि इंडिया के मेंबर का पार्टिसिपेशन हमको किस रिफॉर्म में देखने को मिला था? मॉन्टेमिलो रिफॉर्म में हमको देखने को मिला था। तो इंडियन वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो भारतीय ने विधान परिषदों के चुनाव में भाग लेने की क्या मिल गई थी? भारतीय इंडिया के लोगों को अनुमति मिल गई थी। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है? सही है। ठीक है, अब यहीं पे अगर हम लोग बात करें तो मॉन्टेमिलो रिफॉर्म में क्या बोल के रखा था? डिक्रीज इन द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन द इंपीरियर लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इंपीरियर विधान परिषद में सदस्यों की संख्या में कमी नहीं हुई थी, इंक्रीज हुआ था। मॉन्टेमिलो रिफॉर्म में कमी नहीं हुई थी, क्या हो गया था? उल्टा इंक्रीमेंट हुआ था। तो अगर इंक्रीमेंट होता तो ये स्टेटमेंट सही होता। और इलेक्टेड मेंबर वाज वेयर टू बी इलेक्टेड डायरेक्टली। तो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किए जाते थे, कैसे इलेक्ट किए जाते थे? इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते थे। तो ये स्टेटमेंट से याद रखना। मेन चीज ये थी, मेरे को यहाँ पे आपको ये चीज बतानी थी कि 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट जो थी वो सिर्फ मुस्लिम लोगों को मिली थी। यहाँ पे स्टेटमेंट में याद रखना, मुस्लिम के साथ सिख भी है, एंग्लो इंडियंस भी है। तो ये लोगों को मान्यता किस एक्ट में हमको देखने को मिली थी? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में देखने को मिली थी। ठीक है, अगर मुसलमान अकेला, मुस्लिम अकेले की बात होगी तो वो 1909 में अकेली थी। नेक्स्ट देखो, डायरकी वाज इंट्रोड्यूस इन द प्रोविंसेस ऑफ इंडिया इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविंसेस ऑफ द। तो भारत में प्रांतों में द्वैत शासन किसके प्रधानों के अनुसार शुरू किया गया था? किस में शुरू किया गया था डायरकी सिस्टम? अब देखो, एक चीज देख लो, जो डायरकी सिस्टम है ना, अगर डायरकी सिस्टम की बात करें, अगर द्वैत शासन की बात करें, तो डायरकी सिस्टम जो है वो प्रोविंसेस में जो हमको देखने को मिलता है या प्रांतों में हम लोग बात करें ना, तो वो किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में आ गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आ गया था। ठीक है, अगर द्वैत शासन की बात करें या हम लोग किसकी बात करें? डायरकी सिस्टम की बात करें, डायरकी सिस्टम प्रांत में हमको किस एक्ट में देखने को मिला था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 वाले एक्ट में हमको देखने को मिला था। और अगर डायरकी सिस्टम की बात करें, डायरकी सिस्टम हमको सेंटर में या केंद्र में कब देखने को मिला था? किस एक्ट में देखने को मिला था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में देखने को मिला था। क्लियर हो गया? अभी बता रहा हूं मैं द्वैत शासन का मतलब क्या होता है। अब इतना बस एक स्टेटमेंट मेरा ध्यान से सुन लो कि जो डायरकी सिस्टम है या द्वैत शासन जो है वो प्रांतों में हमको किस एक्ट में देखने को मिला था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में देखने को मिला था। और द्वैत शासन या डायरकी सिस्टम जो है वो सेंट्रल में, केंद्र में कब देखने को मिला था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में देखने को मिला था। ठीक है, डायरकी सिस्टम के बारे में जानते हो क्या होता है डायरकी सिस्टम? द्वैत शासन का मतलब क्या होता है? डायरकी का सिस्टम आप लोग जो समझ रहे हो ये को यहाँ पे, जो डायरकी का मतलब है ना, डायरकी मतलब होता है कि उन्होंने जो सब्जेक्ट्स थे, दो तरीके के सब्जेक्ट्स को अलग अलग तरीके से डिवाइड कर दिया था। एक सब्जेक्ट्स को वो क्या बोलते थे? रिजर्व सब्जेक्ट। और दूसरे सब्जेक्ट को क्या बोला जाता था? ट्रांसफर सब्जेक्ट। देखो, ज्यादा ब्रीफ में, ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूं, ऊपर ऊपर से समझ लो इस चीज को। आज के टाइम पे अगर आप पॉलिटी को पढ़ते हो तो पॉलिटी में हमको तीन तरीके की लिस्ट देखने को मिलती है। एक यूनियन लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है, एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है। यूनियन लिस्ट में वो वाले सब्जेक्ट्स रखे जाते हैं जिनमें सेंट्रल का हाथ रहता है या सेंटर कंट्रोल करती है। और स्टेट में ज्यादातर ऐसे सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं जिनका उस लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं जिनमें किसका हक होता है? राज्य का हक होता है। ठीक है, जैसे पुलिस की बात करो तो जो पुलिस है वो सेंट्रल लिस्ट में आता है या स्टेट लिस्ट में आता है? किस में आता है? स्टेट लिस्ट में आता है। ठीक है, कि जो राज्य रहती है, राज्य सरकार रहती है, वो पुलिस को कंट्रोल करती है, सेंटर केंद्र सरकार नहीं वो करती। अगर आर्मी की बात करो, डिफेंस की बात करो, तो जो डिफेंस है वो किस लिस्ट में आता है? यूनियन लिस्ट में या सेंट्रल लिस्ट में आता है। उसमें जो केंद्र है वो उसको कंट्रोल करती है। तो ऐसे ही उन लोगों ने डायरकी सिस्टम बनाया था। डायरकी सिस्टम में दो तरीके के सब्जेक्ट्स को उन्होंने डिवाइड कर दिए थे। कैसे डिवाइड कर दिए थे? एक थे हमारे रिजर्व सब्जेक्ट और दूसरे हमारे क्या थे? ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट जो रहते थे वो किसके पास में रहते थे? वो जो था, इसमें डिस्कशन कौन करता था? वॉइस रॉय करता था।
और वॉइस रॉय के साथ में जो बाकी के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो लोग रहते थे वो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड बात करते थे। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी मेरा उनका मतलब है जो ब्रिटिशर्स है। ठीक है, इंडियन मेंबर्स किस तरीके के मतलब सब्जेक्ट्स पे बात कर सकते थे वॉइस रॉय के साथ? हमारे ट्रांसफर सब्जेक्ट्स के बेसिस पे। ठीक है, ये दो तरीके के सब्जेक्ट्स को याद रख लो। डायआरकी सिस्टम में हमको दो तरीके के विषय या दो तरीके के सब्जेक्ट्स देखने को मिले थे, एक है रिजर्व सब्जेक्ट और दूसरे हमारे कौन से? ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट जो थे उन पे जो भी मुद्दा होता था उस पे जो डिस्कशन हुआ करता था वो कौन करता था? वॉइस रॉय करता था और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लोग करते थे, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियन मेंबर इंक्लूड नहीं होते थे। ठीक है, वहीं पे जो ट्रांसफर सब्जेक्ट हुआ करते थे, जो छोटे छोटे सब्जेक्ट होते थे, उनमें जो भी डिस्कशन है वो वॉइस रॉय तो करता था, पर साथ में उसके साथ कौन कर लेता था? इंडियन मेंबर कर देते। मतलब एक तरीके से बोल सकते हो कि इंडिया के लोगों को थोड़ी सी बोल सकते कि इज्जत देना स्टार्ट कर दिया था, कि उनको भी लगे कि भैया हाँ पार्लियामेंट में बैठे तो थोड़े बहुत सब्जेक्ट्स पे हम लोगों की भी राय ली जाए। तो अगर यहाँ पे रिजर्व सब्जेक्ट की बात करें तो जो बड़े बड़ी मतलब सब्जेक्ट्स थे, जैसे डिफेंस हुआ, ठीक है, आर्मी हुई, ठीक है, हमारे जो इंडस्ट्री से रिलेटेड चीजें हुई, तो ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स थे वो कौन कंट्रोल करते थे? वॉइस रॉय और एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे। इंडिया के मेंबर्स के लोगों से किस तरीके के विषयों पर राय ली जाती थी? एजुकेशन पे ले ली, ठीक है, हेल्थ डिपार्टमेंट पे ली थी। तो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स लोग इंडिया के लोगों के लिए छोड़ दिए थे, और बड़े बड़े जो विषय थे उन पर डिस्कशन कौन करता था? हमारा एग्जीक्यूटिव काउंसिल और वॉइस रॉय करता था। ठीक है, तो एक तरीके से मान्यता दी थी लोगों को, इंडिया के लोगों को, कि हाँ भैया अगर तुम पार्लियामेंट में बैठे तो इस तरीके के सब्जेक्ट पे बात कर लेना। ठीक है, तो इसको हम लोग डायआरकी सिस्टम बोलते हैं। यहां से बस इतना याद रखना कि डायआरकी सिस्टम प्रांतों में हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990 एक्ट में आ गया था, और हमारे जो डायआरकी सिस्टम या द्वि शासन जो है वो केंद्र में या सेंट्रल में किस एक्ट के बाद आया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के बाद आया था। क्लियर हो गया? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस, ये वाला कर लिया था क्या? नहीं करा था। डायआरकी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन द प्रोविंसेस ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे क्या बोल के रख रहे हैं? प्रांतों की बात हो रही है, ठीक है, प्रोविंसेस की बात हो रही है कि डायआरकी सिस्टम या द्वि शासन जो है वो प्रांतों में किस एक्ट में हमको देखने को मिला था? अभी हाल करा हम लोगों ने, किस एक्ट में देखने को मिला? 1919 में देखने को मिला। ठीक है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। अगर यहीं पे क्वेश्चन घूम जाता कि डायआरकी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन द सेंट्रल या केंद्रों में द्वि शासन हमको किस एक्ट में देखने को मिला था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में देखने को मिला। एक वर्ड आपका पूरा का पूरा गेम कर देगा, इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूं कि हिस्ट्री, यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ रहे हो तो मॉडर्न हिस्ट्री में एक एक शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन में। यहाँ पे सिंपल आपके अगर वन लाइनर क्वेश्चन भी आ रहे हैं या एमसीक्यू फॉर्म में भी आ रहे हैं ना, तो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, एक एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। जब आपकी मॉडर्न हिस्ट्री क्लियर होगी, जब भी आपके आंसर को सही टिक कर पाओगे। ठीक है, वरना माइनस मार्किंग उल्टी हो जाएगी, गलत तो करके आओगे और उल्टा अपना मार्किंग भी क्या करवा के आओगे? माइनस करवा के आओगे। इसलिए कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। यहाँ पे क्लियर हो गया? ये चीज समझ में आई? तो प्रांतों की बात करें तो 1919, और अगर केंद्रों की बात कर देते तो केंद्रों में कब आई थी? 1935 में। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस बाई कैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंट्रल लेवल इन इंडिया? तो आज के टाइम पे हम लोगों को दो हाउसेस देखने को मिलते हैं इंडिया में। कौन कौन से हमारे? एक लोकसभा और दूसरा हमारा क्या है? तो उस टाइम पे भी बोल सकते हैं कि दो तरीके के हाउसेस हुआ करते थे। एक लोअर हाउस हुआ करता था जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता था, एक अपर लोअर हाउस कहा जाता जिसको हम लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोलते थे। तो ये दो बाई कैमरल लेजिस्लेचर हमको किस एक्ट में देखने को मिले थे केंद्र में? देखो, अगर बाई कैमरल लेजिस्लेचर की बात करें सेंटर में, सेंट्रल लेवल में, कि मतलब कि मतलब किस अधिनियम में भारत में केंद्रीय स्तर पर द्विदशीय विधान मंडल की शुरुआत की गई थी? तो वो हमारा 1919 एक्ट था। ठीक है, जिसमें हमको दो तरीके के हाउस देखने को मिलते थे। एक होता था हमारा अपर हाउस, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरा कौन सा होता था हमारा? लोअर हाउस। तो लोअर हाउस को क्या बोला जाता था भैया?
लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, आज के टाइम पे भी आप देखोगे तो दो तरीके के हमको हाउसेस देखने को मिलते हैं, एक हमारा लोकसभा होता है, एक हमारा राज्यसभा होता है। जो राज्यसभा है उसको अपर हाउस बोला जाता है और लोकसभा को क्या बोला जाता है, लोअर हाउस बोला जाता है। तो इस तरीके की चीज सबसे पहले भारत में हमको किस एक्ट में देखने को मिली थी, केंद्र लेवल पे, वो क्या था हमारा 1919 का हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, तो दो तरीके के हाउसेस थे, एक था हमारा अपर हाउस, एक था हमारा लोअर हाउस। अपर हाउस को क्या बोला जाता था, काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता था, और लोअर हाउस को क्या बोला जाता था, लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता था। क्लियर है? तो दो चीज हमको याद रखनी, डायरकी सिस्टम भी आ सकता है हमारा, और ये बाई कैमरल लेजिस्लेचर के बारे में हो सकता है, या द्विदर्शनीय विधानमंडल के बारे में भी पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट देखो, which among the following is an important fact in the history of a Indian freedom struggle that analyze the effect of Morley Minto reforms in the country। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण समझौता है जिसे देश में मोंटे मिल्लो सुधारों का प्रभाव को समाप्त कर दिया था? किस पैक्ट ने इसको समाप्त कर दिया था, कौन सा समझौता किया गया था मोंटे मिल्लो को खत्म करने के लिए? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो हम लोगों ने देखा मोंटे मिल्लो में बहुत सारे सुधार किए गए थे, तो उसकी समाप्ति के लिए कौन सा समझौता इतिहास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ठीक है, तो कौन सा समझौता हमको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है, लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता, जो कि क्या हुआ था, जिसमें हमारा कौन कौन एक हो गया था, जो हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस थी और हमारी दूसरी कौन सी थी, मुस्लिम लीग, वो क्या हो गई थी, एक हो गई थी। ये जो पैक्ट था किस ईयर में साइन हुआ था, 1916। ठीक है, इस समझौते को इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसने मॉर्ले मिंटो का जो भी रिफॉर्म्स थे, सुधार थे, उसको समाप्त कर दिया था। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, 1920 मतलब व्हाई वाज द साइमन कमीशन ऑफ 1927 बॉयकॉटेड? 1927 में साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? ये पढ़ा है हम लोगों ने साइमन कमीशन के बारे में आप लोगों ने, तो क्यों किया गया था सबसे पहले इसका बहिष्कार? अब देखो कहानी कहां पे चलती है। अगर हम सबसे पहले बात की जाए तो हर 10 साल में क्या होता था, एक रिफॉर्म आता था या एक एक्ट आता था। सबसे पहली बात की जाए तो हम लोगों ने देखा कि 1909 में आया था, इसके बाद किस में आया, 1919 में, इसके बाद कब आना चाहिए था, 1929 में आना चाहिए था कायदे से, पर 29 में ना आके फिर कब आया था, 35 में आया था एक्चुअल में। आप लोग देखो, अब देखो यहाँ पे कहानी कैसे चलती है। 1919 की बात करें तो 1919 में क्या हुआ था, जो भी एक्ट्स में मतलब सुधार किए गए थे, तो उन सुधारों को बोल सकते हैं कि रिव्यू करने के लिए या उनको देखने के लिए कि कैसे हमने पहले के सुधार किए गए थे, उन ये सही तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही, उसके लिए एक कमीशन बनाई गई थी। किस ईयर में बनाई गई थी, 1927 में एक कमीशन बनाई थी जिसको हम साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। वो साइमन कमीशन क्यों बनाई गई थी कि पिछले बार हम लोगों ने जब एक्ट बनाया था, उस एक्ट में किस तरीके से हमने सुधार किए थे और उनका क्या फायदा हुआ है, इस सबको रिव्यू करने के लिए एक कमीशन बनाया गया था जिसका नाम क्या था, साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन का मेन मकसद क्या था कि जो इंडिया के लोग हैं उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक है, तो जो भी विधानसभा विधान मंडल है, उन मंडलों में इंडिया के लोगों का पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ाया जाए, इसका रिव्यू करने के लिए कौन सी कमीशन बनी थी, हमारी साइमन कमीशन बनी थी। अब अगर इंडिया के भले के लिए या इंडिया के लोगों के लिए कोई कमीशन बना रहे हो, तो उस कमीशन में इंडिया के इंसान का होना भी तो जरूरी है ना। पर उस कमीशन में कोई भी इंडिया का इंसान उपस्थित नहीं था, तो बाकी के लोग जो थे, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो फाइटर्स थे, वो लोग क्या हो गए, गुस्सा हो गए कि अगर ये कमीशन हम लोगों के लिए आप लोग बना रहे हो, तो इस कमीशन में इंडिया का इंसान कहाँ है, इंडिया का इंसान अगर इस कमीशन में नहीं है तो इस कमीशन का फायदा ही क्या है। इसलिए इस कमीशन को क्या किया गया था, बहिष्कार किया गया था। गो बैक साइमन के नाम से जाना जाता है ना, तो इस कमीशन को हेड किसने किया था, साइमन नाम के इंसान ने। ठीक है, तो कोवल साइमन था, तो साइमन को बोला गया था गो बैक साइमन की, जो साइमन है वापस जाओ। तो इस कमीशन का जो बहिष्कार था वो किस लिए किया गया था, क्या है हमारा आंसर, क्योंकि इस कमीशन में कोई भी कोई इंसान नहीं था, भारतीय इंसान नहीं था।
तो अ इंडियन वॉज एक्सक्लूडेड फॉर द कमीशन, या चूंकि भारतीय इस योग से बाहर मतलब बाहर थे, इस कमीशन में कोई भी हमारा इंडियन मेंबर प्रेजेंट नहीं था या भारतीय नागरिक प्रेजेंट नहीं था, इसलिए इस कमीशन का क्या किया गया था, बहिष्कार किया गया था। इतना याद रखना कि 1919 के बाद 29 में हमारा एक एक्ट आना चाहिए था, उस एक्ट मतलब एक्ट आने वाला है, तो उसके रिव्यू करने के लिए हम लोगों ने क्या करा, उन लोगों ने एक कमीशन बनाई थी, साइमन कमीशन, कि किस तरीके से हम और सुधार कर सकते हैं, कैसे इंडिया के लोगों का पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव काउंसिल में उनका पार्टिसिपेशन बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए एक कमीशन बनाई थी, पर उस कमीशन में कोई इंडिया का इंसान ही नहीं था, तो बाकी के जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे वो भड़क गए थे, इसलिए उन लोगों ने इस सब कमीशन का क्या किया था, बहिष्कार किया था। ठीक है, The next देख, The Indian Council Act of 1909 was also known as Monte-Millo Reform, where Lord Morley was then। तो 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम में मॉर्ले मिंटो सुधारों के रूप में जाना जाता है, जहां लॉर्ड मॉर्ले किससे रिलेटेड है, कौन है ये लॉर्ड मॉर्ले, मॉर्ले अभी बताया था मैंने आप लोगों को। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था हमारा कौन सा था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म है। तो मॉर्ले मतलब स्टार्टिंग में जो इसका नाम होता है वो कौन होता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है, और बाद वाला इंसान को क्या होता है। ठीक है, तो हमने मॉर्ग्यू चैम्सफोर्ड के नाम से भी देखा था। ठीक है, तो जो मॉर्ग्यू था वो हमारा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, और चैम्सफोर्ड कौन था, हमारा वॉइस रॉय था। तो यहाँ पे हम लोग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, मतलब कि भारत के राज्य सचिव थे। ठीक है, किसकी बात की गई थी, किसके बारे में पूछा गया था, लॉर्ड मॉर्ले के बारे में पूछा गया था, तो वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। अगर मिंटो के बारे में पूछ लेते तो मिंटो कौन थे हमारे, ये याद रखना। क्लियर है, तो इस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, याद रखना ये चीज। नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में गलत कथन का चुनाव करो, कौन सा स्टेटमेंट गलत लग रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो पहला ही स्टेटमेंट क्या दे के रखा है, कैसे दिया है गलत, कैसे पता हम लोगों को, क्या बोल के रखा है, दिस एक्ट, मतलब कि 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसको किस नाम से जाना जाता है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है, नहीं, किस नाम से जाना जाता है, मॉर्ग्यू चैम्सफोर्ड के रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। तो यही वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, तो ये वाला क्या हो गया। बाकी के तीन स्टेटमेंट भी देख लो, तो हमारे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 केम इनटू फोर्स इन 1921। तो जो भारत सरकार नियम था 1919 में तो बना था, पर लागू किस ईयर में हुआ था, 1921 में। फिर हम लोग देखे तो जो मोर्टे भारत के राज्य सचिव थे, और जो चैम्सफोर्ड थे वो भारत के क्या थे, वॉइस रॉय थे। बताया था मैंने आपको ये टर्मिनोलॉजी। और क्या बोल के रखा, दिस एक्ट सेपरेट द सेंट्रल एंड द प्रोविजनल सब्जेक्ट। तो जो केंद्रीय और प्रांतीय जो विषय थे इनको इसमें क्या कर दिया गया था, अलग अलग कर दिया गया था। ठीक है, तो याद रखना इस तरीके की टर्मिनोलॉजी। मैंने आपको बोला कि एक स्टेटमेंट, एक वर्ड आपका क्या कर देगा, पूरा क्वेश्चन को डिसाइड करेगा, इसलिए ध्यान से पढ़ना है हमको। नेक्स्ट देखो, विच इज नॉट ट्रू फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। तो इनमें से भारत सरकार नियम से रिलेटेड कौन सा कथन सही नहीं है, बताओ सभी। ठीक है, अब ध्यान से पढ़ो यहाँ पे, दिस एक्ट हैड अ सेपरेट प्रीएम्बल। तो अधिनियम में एक अलग से प्रस्तावना था, तो थी। तो पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा, सही है, कि अगर आप बात करें तो इस एक्ट में एक अलग से प्रीएम्बल बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इस अधिनियम में केंद्रीय विधानयता में उत्तरदायित्व बनाया गया था। तो दिस एक्ट हैज मेड द सेंट्रल लेजिस्लेटिव लियाबल। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है हमारा, सही है। नेक्स्ट देखो, दिस एक्ट हैज प्रोवाइडेड द पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया। तो ये आपके लिए क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, कि किस अधिनियम ने भारत में लोक सेवा आयोग का प्रदान किया था। ठीक है, तो लोक सेवा आयोग किस एक्ट के कारण इंडिया में एग्जिस्ट करता है, तो वो कौन सा एक्ट था हमारा, 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसको हम लोग मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड के नाम से भी जानते हैं। तो आपका क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय सेवा आयोग किस एक्ट के कारण एग्जिस्टेंस में आया था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990 एक्ट के कारण आया था।
अब लास्ट स्टेटमेंट क्या बोला, दिस एक्ट कवर्ड 20 ईयर्स फ्रॉम 1919 टू 1939, ये वाला स्टेटमेंट सही है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एक बार 1919 में आया था, 1919 के बाद डायरेक्टली हमको कब देखने को मिला, 1935 में देखने को मिला। तो क्या इसने 20 साल का, इस एक्ट ने 20 साल बिताए थे क्या, 20 साल कवर किए थे? तो नहीं, ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, क्लियर हो गया। तो याद रखना बहुत अच्छे से कि 1909 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, 1919 का गवर्नमेंट एक्ट था, फिर 19 के बाद 29 में आना चाहिए था, पर 29 में नहीं आया क्योंकि साइमन कमीशन का केस हो गया था। फिर 19 के बाद में बाद में हमको किस गवर्नमेंट ईयर में हमको देखने को मिलता है, 1935 में, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आता है। ठीक है, तो इसने 20 साल नहीं दबाए थे, बोल सकते कि हमारा, बोल सकते कि 17-16 साल बिताए थे इस एक्ट ने। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, फॉर द फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वर्ड वाज यूज्ड इन विच एक्ट, तो पहली बार जिम्मेदार शासन शब्द किस आयोग प्रयोग किया गया था, किस अधिनियम में प्रयोग किया गया था, जिम्मेदार शासन या रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस का? ठीक है, तो वो कौन सा एक्ट था जिसमें जिम्मेदार शासन का इस्तेमाल किया गया था, शब्द का इस्तेमाल किया गया था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे फ्रेम किए जा सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस या जिम्मेदार शासन का उपयोग किस अधिनियम में किया गया था, तो 1919 में। नेक्स्ट देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अल्टरनेटिव गिवन बिलो। तो स्टेटमेंट 1 देके रखा है और स्टेटमेंट 2 देके रखा है। अभी बताया था मैंने, स्टेटमेंट आपको समझाया भी था। अब देखो यहाँ पे क्या बोल के रखा, मॉन्टे मिलो चैंसफोर्ड सुधारों ने देश में पहली बार द्विदशनीय की शुरुआत की थी। अभी पढ़ा था हम लोगों ने, जो बाइक कैमरल लेजिस्लेचर था उसका इंट्रोडक्शन हमको किस एक्ट में देखने को मिलता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है, सही है। ठीक है, बाय लैंग्वेज हमने देखा था, डायरकी सिस्टम भी देखा था, तो इसमें क्या बोल रखा है, इट डिवाइडेड द सेंट्रल सब्जेक्ट इनटू टू पार्ट्स, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व। तो मैंने आपको क्या बताया था, 1919 में जो भी डायरकी सिस्टम आया था, जो द्वैत शासन का जो सिस्टम आया था, वो कहां पे आया था, प्रांतों में आया था या केंद्रों में आया था? तो यहाँ पे प्रांत है क्या केंद्र है, तो गलत है या सही है? ठीक है, अगर यही विषय की बात, अगर केंद्रीय की जगह यहाँ पे अगर प्रांत लिखा होता कि इसमें प्रांतीय शब्द विषयों को दो भाग में विभाजित किया था, जो स्थानीय थे और आरक्षित थे। ठीक है, सेंट्रल की जगह यहाँ पे क्या होना चाहिए था, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स होने चाहिए थे। इसलिए ठीक है, तो ये पहला वाला स्टेटमेंट सही है और दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या है हमारा, गलत है। तो कहां लिखा है, ठीक है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो सी वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन को मैंने आपको बताया भी है। तो पहला स्टेटमेंट हमने देखा, तो बाई लैंग्वेज लेजिस्लेचर जो थी हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 एक्ट में देखने को मिली, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट भी फ्रेम तो उन्होंने अच्छे से ही करा था कि मॉन्टे इट डिवाइडेड द सेंट्रल सब्जेक्ट इनटू टू पार्ट्स, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व सब्जेक्ट। पर उसमें सेंट्रल में था, वो किस एक्ट में हमको देखने को मिला था, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। ठीक है, प्रांतों में जो था सब्जेक्ट्स को किस में डिवाइड किया गया था, मॉर्ले में, मॉर्सिग्यू चैंसफोर्ड रिफॉर्ड में, या 1919 में डिवाइड किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे केंद्रीय जो थे, अगर केंद्रीय की बात कर रहे हैं तो ये किस एक्ट में हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में हुआ था। ठीक है, अगर 1919 की बात हो रही है तो यहाँ पे प्रांत लिखा होना चाहिए था या प्रोविंस लिखा होना चाहिए था। नेक्स्ट देखो, एनी वेसेंट बॉस, तो एनी वेसेंट कौन थी? ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग द होम रूल मूवमेंट, द फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी, वंस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये कौन सा स्टेटमेंट सही है एनी बेसेंट से रिलेटेड? तो देखो,
जो होम रूल आंदोलन था उसको शुरुआत करने के लिए किसका जिम्मेदार माना जाता है? एनी बेसेंट को बताया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? सही है। दूसरा, वंस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो हमने देखा था कि वो एक बार इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष भी बन चुकी है। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है और हमारा तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। अब क्या बोल के रखा उन्होंने कि द फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में वो इंडिया में लेकर तो आई थी उस सोसाइटी को, मतलब वो एक सदस्य थी, उन्होंने उसको फाउंड नहीं किया था, उसकी संस्थापक नहीं थी। अब आप सबके लिए क्वेश्चन है कि इनकी संस्थापक कौन थे, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, ये सब आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, बाद में आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, पर इतना याद रखना कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक जो थे वो एनी बेसेंट नहीं थी, वो एक सदस्य थी, सदस्य के रूप में ही वो भारत में आई थी। ठीक है, तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट क्या है हमारा? तो सही कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट एंड थर्ड। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, विद द रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट 1990 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से रिलेटेड सही है? ठीक है, तो लोगों के आंसर आना स्टार्ट हो गए। ठीक है, अब देखो, अगर 1919 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक्ट की बात करें तो हमने देखा था डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड, दैट इज देयर आर टू क्लासेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड मिनिस्टर। तो डायरकी सिस्टम जो था हमने देखा था कि दो तरीके से डिवाइड किया गया था। मैंने एक आपको बताया था डायरकी में दो तरीके के सब्जेक्ट्स बनाए गए थे, एक कौन से थे? रिजर्व सब्जेक्ट, और एक हमारे कौन से थे? ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। तो जो रिजर्व सब्जेक्ट थे उनको कौन संभालता था? एग्जीक्यूटिव काउंसलर संभालते थे, और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे उनको कौन संभालते थे? मिनिस्टर संभालते थे, जो कि कौन होते थे? इंडिया के होते थे। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है हमारा? सही है। तो दूसरा क्या बोल के रखा है? द गवर्नर वाज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द प्रोविंस। तो जो प्रांत रहते थे उन प्रांतों का जो राज्यपाल वो क्या रहता था? प्रमुख हुआ करता था। तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या हो गया? तो द मिनिस्टर वाज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल हु इलेक्टेड देम थ्रू द लेजिस्लेचर। तो मंत्री उन लोगों के लिए उत्तरदायी था जिन्होंने उसे विद्या या मतलब जिनसे चुना गया है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है? सही है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है हमारे? आज के टाइम पे भी होता है, अगर आप किसी को इलेक्ट कर रहे हो तो उसका उत्तरदायित्व तो होता है ना, अगर आपने उसको चुना है तो वो सारे के सारे काम करे, मतलब रिलेटेड सारे के सारे। नेक्स्ट देखो, सीड्स ऑफ डिस्कार्ड वेयर इन विच इवेंट ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट विच इवेंचुअली डिवाइडेड द कंट्री वॉच। तो त्याग के बीज, ठीक है, त्याग के बीज राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस घटना में थे और इसे अतः देश के विभाजित कर दिया गया था? कौन सा बोल सकते, किसने बोल सकते किया गया था हमारा? सीड्स ऑफ डिस्कार्ड या त्याग के बीज किस रिफॉर्म में रखे थे गए थे? ठीक है, तो मैंने आपको बताया था 1919 में सेपरेट इलेक्टोरेट बना के दे दी थी मुसलमानों के लिए। अगर मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट बना के दे दोगे तो कैसी भावना पैदा होगी? लोगों के बीच में दरार आना स्टार्ट हो जाएगी। हिंदू लोग ये समझेंगे कि हम अलग है और मुसलमान लोग क्या समझेंगे कि हम लोग अलग है। तो इसके बीच में क्या हो सकता है? त्याग के बीच, या बोल सकते हैं कि उस टाइम पे ये बोला गया था कि इस रिफॉर्म ने या इस सुधार ने लोगों के अंदर क्या भर दिया है? कैंसर भर दिया है। कैंसर शब्द का इस्तेमाल किया गया था। कैंसर मतलब कि एक तरीके की दरार उन लोगों ने, एक तरीके के बीज ऐसा बो दिया है कि ये आगे जाके क्या करेगा? इन दोनों को विभाजित करेगा। ठीक है, तो इस तरीके की चीज को बोला गया था 1919 में, जो सेपरेट इलेक्टोरेट बना के दी थी मिंटो ने मुसलमानों को, तो उसको क्या बोला गया था? त्याग के बीज बोला गया था, या कैंसर का नाम दिया गया था, क्योंकि उन्होंने फूट डाल दी थी उनके अंदर। ठीक है, अगर फूट डाल दी है, दरार आ गई, तो ये आगे जाके बड़ी होगी, और हुई थी वो 1947 में, हम लोगों ने देखा भी था। तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा? ठीक है, ये चीज याद रखना, त्याग, सीड्स ऑफ डिस्कार्ड या त्याग के बीज, ये किस टाइम पे हमको देखने को मिले थे? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के टाइम पे देखने को मिले थे, जिन्होंने मुस्लिमों को अलग विधानसभा के रूप में माना गया था। तो इन दिसंबर 1960 बोथ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इंडियन मुस्लिम लीग हेल्ड देयर सेशन एट, कहां पे हुआ था 1916 का सेशन? और ये क्यों इंपॉर्टेंट है?
ठीक है, हम लोगों को बताया गया था अभी जो लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था या लखनऊ समझौता जो साइन हुआ था, वो उसमें क्या हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग के लोग थे वो क्या हो गए थे, एक साथ आ गए थे, और उन लोगों ने मिलकर किस स्टेटस की बात की थी, किसका मांग की थी, डोमिनियन स्टेटस की बात की थी। ठीक है, उनको किस तरीके का बोल सकते हैं, डोमिनेंट स्टेटस चाहिए कि हमको खुद का शासन चाहिए, कि हम पे कोई शासन नहीं करे, हम अपने हिसाब से शासन कर सके। ठीक है, तो डोमिनेंट स्टेटस की बात किस में की गई थी, हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग जब साथ में आई थी लखनऊ पैक्ट में, उस टाइम पे ये बात कही गई थी। ठीक है, तो डोमिनेंट स्टेटस की बात में याद रखना। नेक्स्ट देखो, द लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस दैट टुक प्लेस इन 1960 वाज प्रेसिडेंटेड बाय 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में लखनऊ अविदेश के अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, कौन थे उस टाइम पे उसके अध्यक्ष। ठीक है, 1916 का जो लखनऊ पैक्ट हुआ था या इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो सेशन हुआ था, छत्र हुआ था, उसमें कौन थे प्रेसिडेंट। ठीक है, कौन थे हमारे, एसी मजूमदार थे। ठीक है, कौन थे हमारे, एसी मजूमदार थे। तो इस तरीके के क्वेश्चन याद रखना। नेक्स्ट देखो, होम रूल मूवमेंट वाज अ सिंबल ऑफ स्टार्टिंग अ फेज ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया बिकॉज। तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, क्वेश्चन ऑफ द डे है। तो होम रूल लीग से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही बताया गया है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना। तो इसका एक मतलब हमारे लगभग बोल सकते हैं 10 से 15 क्वेश्चन बचे हैं, वो हम कल के पार्ट्स में कवर करेंगे। तो उसमें होम रूल लीग जो है वो कवर हो जाएगा, बाकी के हम लोग जो बोल सकते हैं डिस्कशन जो है थोड़े बहुत हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।